नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का 5th चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और खासकर मैं बता दूं जो स्टूडेंट पढ़ने में एवरेज या बिलो एवरेज हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर ऐसा एग्जाम में सामान्यतः नहीं होता कि जो कैसा भी कठिन क्वेश्चन आया आप उसे ना कर पाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके लिए, तो इस चैप्टर को एकदम पकड़ कर चलें। तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर और साथ ही हम करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। तो आपने बचपन में पैटर्न नाम से एक चैप्टर पढ़ा होगा, बचपन मतलब काफ़ी बचपन। तो पैटर्न नाम से जिसमें एक लाइन होती है, फिर दो लाइन होती है, फिर तीन लाइन होती है, फिर डैश 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 ऐसे करके आगे बना होता है। या फिर ऐसा होता है कि एक बॉक्स होता है, उसके बाद अगले में दो बॉक्स होते हैं, फिर अगले में तीन बॉक्स होते हैं, फिर आगे आपसे पूछा होता है कि और आगे कितने चार बॉक्स। तो ये पैटर्न होता है, बचपन में पैटर्न पढ़े होंगे। फिर पैटर्न डिजिट्स में या नंबर में आना स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, इसके बाद आगे क्या आएगा। तो फिर कुछ और पैटर्न देखो, अपन इन पर नज़र रखते हैं कि 1 3 5 7, ये एक पैटर्न है। 1 4 9 6, तो ये पैटर्न किस तरीके का पैटर्न है देखना एक बार। 1 3 5 7 ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है जस्ट एक के बाद दो जोड़ने पर अगला आ जाएगा, दो जोड़ने पर अगला आ जाएगा। इसके बाद हम देखें कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है, देखिए आप, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, कुछ ना कुछ उनमें एक रूल होता है, उस पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। अगला वाला देखने, ये क्या हो रहा है, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद क्या हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद 8, ये डबल हो रहा है, जस्ट ये डबल हो गया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ये डबल हो रहा है। इसमें देखें लगातार सब में दो घटते जा रहा है, 6 में से 2 घट गया, 4 हो गया, ये फिर घट गया, ये 0 हो गया। ये कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इन्हें कहते हैं कि हाँ ये कुछ पैटर्न सब फॉलो कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये जैसे इसमें देखें हर बार 2 जुड़ा है, इसमें देखें हर बार 2 घटा है, तो एक फिक्स चीज़ हर बार जुड़ रही है, घट रही है। जैसे 5 में हर बार हम 3 जोड़ते जाएँ, 5 में 3 जोड़ दिया 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ दिया तो 11 हो गया। हर बार फिक्स जब कुछ जोड़ा जाए या फिक्स कुछ घटा लिया जाए तो एक विशेष तरह का पैटर्न बनता है। तो देख ऐसा कुछ होता है, पैटर्न विद फिक्स्ड इंक्रीज और डिक्रीज। हम ऐसे पैटर्न पर ध्यान देने वाले हैं जिनमें कुछ फिक्स इंक्रीज होगा या फिक्स डिक्रीज होगा। जैसे देखें 100 से 70 कब आएगा, जब उसमें से 30 डिक्रीज होगा, इसमें फिर 30 डिक्रीज हो गया, फिर 30 डिक्रीज हो गया। 8 देखो, 8 में 0 जोड़ना मान लो या घटना मान लो, 8 ऐड 0 ऐड हो गया या सब्ट्रैक्ट हो गया तो वो 8 8 बना रहेगा। ये भी फिक्स्ड इंक्रीज या डिक्रीज कह सकते हैं, इंक्रीज कह लो या डिक्रीज, 8 8 ही है हर बार। इसमें देखो हर बार 10 ऐड हो रहा, फिर 10 ऐड हो गया। फिर जब कुछ फिक्स इंक्रीज या फिक्स डिक्रीज होता है तो इसे एक विशेष टाइप का पैटर्न कहते हैं और इसी को एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो अपने इस चैप्टर का नाम है। एक बार डेफिनेशन के फॉर्म में देख लें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एक फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो गया, मान लो 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद हर एक नंबर अपने प्रीसीडिंग यानी पिछले वाले टर्म में कुछ फिक्स जोड़ने के बाद आता है। जैसे मान लो कि 10 जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ दिया तो 15 हो गया, फिर 10 जोड़ दिया तो 25 हो गया, फिर जोड़ दिया तो 35 हो गया। तो ये ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ फिक्स हर बार जुड़ेगा। और फिक्स जुड़ेगा या घटेगा को भी जुड़ना ही कह सकते। छोटी क्लास में 2 चीज़ें होती हैं, जुड़ना और घटना। बड़े क्लास में तो बस जुड़ना ही जुड़ना होता है। जैसे अगर कोई कहे कि 5 है, 5 हो गया 3, 3 हो गया 1, तो हम कहेंगे तो घट रहा है, कितना घट रहा है, 2 2 घट रहा है। इसी को तो कह सकते हैं कि इसमें -2 जुड़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना। घटना कह दो या ये कह दो -2 जुड़ रहा है, इसमें देखो फिर -2 जुड़ गया, फिर -2 जुड़ गया, तो -2 जुड़ गया या उसी को घटना कह दे। तो ये क्या है कि एपी जो है वो ऐसे नंबर्स की लिस्ट है जिसमें हर टर्म कुछ फिक्स जोड़ने के बाद आता है। जोड़ना या घटाना एक ही बात है, घटाने को भी अपन जोड़ना कह सकते हैं। जैसे इसमें से 2 2 घट रहा है लेकिन अपन कहेंगे -2 जुड़ रहा है। तो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी फर्स्ट टर्म होगा उसे ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर जो फिक्स चीज़ बार बार जुड़ रही है, घट रही है, उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स नंबर हर बार जुड़ रहा है, जैसे इसमें 10 जुड़ रहा है हर बार, तो इसे क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। इसमें -2 हर बार जुड़ रहा है तो -2 को क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, हमने देखा 10 10,
निगेटिव भी हो सकता है। देखो डिक्रीज जब भी एपी होगी माइनस, तो उसमें ऑब्वियसली है कि माइनस कॉमन डिफरेंस होगा। और कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, ये कभी एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि क्या कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अभी अपन ने एग्जांपल देखा था, आपने ध्यान दिया होगा कि ये 8 8 8, इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस जीरो ही तो है ना, जीरो जीरो ही जुड़ रहा है या जीरो घट रहा है, कुछ भी कह लो, तो कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। और ये भी एपी है, 8 8 8 8 बार बार लिखा है तो ये एपी है। तो अपना कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। नेगेटिव का अगर सही से समझ ना आया हो तो एक आधा एग्जाम्पल और देख सकते हो, जैसे 10 है, 10 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 6 हो गया, लगातार घट रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। हर बार -2 होता जा रहा है या -2 हर बार जुड़ता जा रहा है, तभी अगला टर्म हमें मिल रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव यानी -2 है। अब कॉमन डिफरेंस निकाला कैसे जाता है, सबसे पहले एक चीज समझ लें, पहला टर्म ए है, फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसे A1 भी कह सकते हैं, ये पहला टर्म हो गया। सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, ऐसे करके टर्म जिस नंबर का टर्म होगा उसे हम उसके नीचे छोटे से डिजिट से दिखाते हैं। an से हमारा मतलब होगा nth नंबर का टर्म, कोई भी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, an का मतलब होगा nth नंबर का टर्म। इससे जस्ट पहले क्या आया, जैसे 4 से जस्ट पहले 3 आया, 3 से जस्ट पहले 2 आया, तो n से जस्ट पहले n-1 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका देखना, ये -2, ये जैसे हम कोई भी नॉर्मल एपी लेते हैं 5 10 15, इसका फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है, कितना बार बार जुड़ रहा है, तो हर बार 5 जुड़ रहा है। लेकिन इसे निकालने का तरीका क्या है, आप कोई सा भी टर्म लो और उसमें से उसके जस्ट पहले वाला माइनस कर दो, तो 10 में से 5 माइनस कर दिया तो 5 आया। जैसे 15 है, 15 में से 10 माइनस कर दिया तो भी 5 आया। आप कोई सा भी टर्म लें और उसके जस्ट पहले वाला उसमें से माइनस कर दें तो हमें कॉमन डिफरेंस का पता चल जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, कॉमन डिफरेंस निकालना, तो 8 में से 10 माइनस कर दो, 8 में से 10 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, बस वही हमारा कॉमन डिफरेंस है। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि 6 में से 8 माइनस कर दें, 6 में से 8 माइनस कर दें तो -2 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस है, अगर एपी है तो हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आता है। जैसे ये लिखिए 2 4, इसके बाद 8 लिख दिया, फिर इसके बाद 15 लिख दिया, तो ये एपी है क्या, ये एपी नहीं है। क्यों, देखो कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 2 आएगा, इधर 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आएगा, इधर 15 में से 8 करें तो 7। हर बार अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब सेम चीज़ इसमें नहीं जुड़ रही है। जब सेम चीज़ नहीं जुड़ रही है तो हम कहेंगे कि ये एपी नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है कि कोई सा भी टर्म लें, उसमें से उसके जस्ट पहले वाला माइनस कर दें। जैसे A3 में से A2 माइनस कर दें तो A3 माइनस A2 कॉमन डिफरेंस होगा। यही कॉमन डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं कि A2 माइनस A1 या फिर A4 माइनस A3, कोई सा भी टर्म लें उसमें से उसके जस्ट पहले वाला माइनस कर दें। तो एक जनरल फॉर्म में हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई सा भी nth टर्म ले लें an में से जस्ट पहले वाला, यानी n से पहले क्या रहा होगा, n-1, तो n-1 वाला टर्म माइनस कर दें। ये सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जब कोई कहता है कि A4 माइनस A3 तो आसान लगता है, A3 माइनस A2 तो आसान लगता है, लेकिन कोई कह दे कि an-1 तो थोड़ा मुश्किल लगता है, जो कि नहीं लगना चाहिए। तो d इसका एक कॉमन फॉर्मूला d का क्या हो गया कि n मतलब कोई सा भी nth टर्म आप ले लेंगे और n-1 यानी उससे जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब अपने को एपी पहचानना, एपी पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया, ये डिजिट वाली बात अलग हो गई। अभी थ्योरेटिकली आप समझें कि जब हर बार कोई फिक्स चीज़ जुड़ रही होगी तब हम कहेंगे कि हाँ ये एपी है, अगर फिक्स चीज़ नहीं जुड़ रही तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ये एपी नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल में कहूँ कि आज मुझे जितने भी मुझे पॉकेट मनी मिलती है, रोज़ उसमें 10 रुपये बढ़ जाते हैं, जैसे आज मुझे 10 मिले, कल 20 मिलेंगे, परसों 30 मिलेंगे, तो बिल्कुल ऑब्वियसली ये एपी बनाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज जितनी पॉकेट मनी मिलती है उसमें हर बार अलग अलग ऐड होता है, कभी 5 बढ़ जाता है, कभी 15 बढ़ जाता है, कभी 100 बढ़ जाता है, कभी एक भी नहीं बढ़ता, तो क्या एपी होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हर बार उसमें फिक्स टर्म ऐड नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसी तरह समझना है। पहला इसमें लिखा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व एपी, क्या इसमें ये एपी बना रहा है, तो हम देखते हैं कि ऐसे बनाएगा या नहीं। टैक्सी फेयर यानी एक टैक्सी का किराया है, हर 1 किलोमीटर के बाद फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का चार्ज तो फिक्स हो गया कि 15 यानी 15 रुपये लगेंगे, और फिर 8 रुपीज़ ईच एडिशनल किलोमीटर, फिर आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे तो हर किलोमीटर के लिए 8 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो कोई 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपये लगेंगे, 2 जाएगा तो 15 तो है ही, उसमें 8 जोड़ जाएगा तो 23 लगेंगे। इसके बाद
अगर कोई और जाएगा तो फिर 8 रुपये जुड़ जाएंगे, तो कितने लगेंगे उसके 31 लगेंगे। तो हर बार फिक्स चीज़ जुड़ रही है, तो हम देख के कह सकते हैं एपी है। तो यस दिस इज एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है ना, हर बार फिक्स चीज़ जुड़ रही है, इसलिए एपी है। क्वेश्चन देखकर हमें समझ आ। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने के हिसाब से बड़ा अच्छा है। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में अमाउंट ऑफ एयर है, एक वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जो बची जितनी एयर उसका 1/4 हर बार वैक्यूम पंप निकाल देता है, तो क्या एपी बनेगी? इसको ध्यान से समझना। शायद ऐसा लग रहा होगा कि 1/4 है, हर बार सेम एयर निकल रही है। 1/4 ऑफ द एयर, देखना जब भी किसी चीज़ का मल्टीप्लाई अगर होगा तो वो एपी बना नहीं सकता। जैसे मैं कहूँ कि आज मेरे पास जितनी पॉकेट मनी है वो हर बार डबल हो रही है, तो सुनने में शायद ऐसा लगेगा कि डबल हो रही मतलब फिर डबल हो गई, फिर डबल हो गई, तो एपी बनाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बनाएगा। जैसे 10 है आज पॉकेट मनी, और डबल हो गई तो 20 हो गई, फिर डबल हो गई तो 40 हो गई, और 40 की डबल हो गई तो 80 हो गई। देखना कॉमन डिफरेंस यहाँ 10 का है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 20 का है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 40 का होगा, हर बार कॉमन डिफरेंस अलग हो रहा है। तो डबल होने से क्या है कि डबल जो हो रहा है ना वो हर अगले नंबर का डबल अलग होगा ना। 10 का डबल, ये 10 का डबल 20 हुआ, 20 का डबल 40, हर एक का डबल अलग अलग होगा ना। ऐसे ही जब भी ऑफ वर्ड आए तो ऑफ यानी मल्टीप्लाई होता है, तो हर चीज़ का 1/4 अलग आएगा ना। उसमें जितनी भी एयर है सिलेंडर में, अभी जितनी भी एयर है, मान लो 64 है एयर, इसका 1/4 कितना होगा? 64 का 1/4 करेंगे तो 64 का 1/4 होगा 16। तो इसमें से 16 ईयर उसने पहले निकाल दी, 16 ईयर माइनस कर दी। वैक्यूम पंप हर बार 1/4 ईयर माइनस कर रहा है, तो जस्ट 16 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? तो बचेगा अपना 48 बचा। अब 48 में से फिर 1/4 ईयर माइनस हो जाएगी, तो 48 का अगर आप 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो अब इसमें से 12 माइनस हो रही, अब 12 माइनस अगर इसमें से हो गया तो कितना आएगा? 36 आएगा। अब इसका 1/4 निकलेगा, 36 का 1/4 निकलेगा तो कितना? 9 आएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि पहले 16 ईयर निकली, फिर 12 निकली, फिर हर बार अलग निकल रही ना। अगर सेम निकलती तब हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस एक जैसा है, तो हर चीज़ का 1/4 अलग अलग आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि नो दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी चीज़ का डबल हो रहा हो, ट्रिपल हो रहा हो, या 1/4 ऐसा कुछ हो रहा हो, तो वो एपी नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज़ का मल्टीप्लाई अलग अलग आएगा। अगर सेम चीज़ हर बार जुड़ती है या घटती है तभी एपी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, एक हमें गड्ढा या कुआं खोदना है, उसके हर डिगिंग मतलब हर मीटर की डिगिंग के बाद व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, 1 मीटर अगर कोई गड्ढा खोदता है तो उसके 150 रुपीज़ उसे मिलते हैं, एंड राइजेज बाय 50 रुपीज़ ईच सब्सिक्वेंट मीटर। फिर जितने मीटर कोई गड्ढा खोदता जाएगा या कुआं खोदता जाएगा 50 रुपये बढ़ते जाएंगे, हर बार 50 बढ़ेंगे। पहले 150 मिले, फिर 50 बढ़ गए, 200 मिले, फिर 50, फिर 50, ऐसे करके उसे हर बार 50 रुपये बढ़ रहे हैं। तो फिक्स अमाउंट बढ़ रहा है ना, क्योंकि डबल या ट्रिपल नहीं हो रहा, 1/4 1/5 नहीं हो रहा। जब ऐसा कुछ हो तो एपी नहीं होती, लेकिन ये तो फिक्स अमाउंट कर दिया तो बिल्कुल ये एपी होगी। यस दिस इज एन एपी, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अब देखना अगला, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है 8% पर एनम। तो पहले तो इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है जो आपको पैसे पे एक्स्ट्रा मिलता है। इंटरेस्ट दो तरह का होता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। दो तरह का होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट हर बार सेम होता है, मतलब जैसे 8% पर एनम, यानी पर साल 8% हर बार मिल रहा है, तो हर बार 8% ही मिलेगा। तो 10,000 रुपये हैं, जैसे 10,000 है, इसका 8% अगर निकालोगे, इसका 8% कितना निकलेगा? 800 रुपीज़, मतलब हर बार 800 रुपये मिलेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 800 रुपये मिलेंगे, अगले साल फिर 800, अगले साल फिर 800। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट हो तो एपी हो सकती है, हो सकती क्या, होती ही है, क्योंकि हर बार सिंपल सेम चीज़ जुड़ेगी, हर बार 800 फिर 800, सेम चीज़ ऐड हो रही। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बड़ी अलग चीज़ है, निराली चीज़ है। ये क्या है? एक साल के लिए 800 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, तो 10,000 रुपये तो अपने पहले से ही थे, 10,000 में 800 और बढ़ गए, तो अब रुपये कितने हो गए? 10,800। अब इस पर 10%, अब इस पर 8% ब्याज लगेगा, इस पर 8% लगेगा, तो कितना होगा? 864, इतना मिलेगा।
तो 864, देखो पहले 800 रुपये मिला, दूसरे साल 864 मिला, तीसरे साल कितना मिलेगा कि जो 10,800 रुपये हो गए थे उसमें फिर 864 जुड़ जाएगा, इसका 8% फिर अलग आएगा। तो हर बार 8% अलग आएगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल जुड़ता जाता है और सिंपल इंटरेस्ट हर बार वही आता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए ज़्यादा सोचने का काम नहीं, सिंपल इंटरेस्ट अगर है तो एपी बनती है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो एपी बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि हर बार अलग आएगा, इसलिए ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम फॉर द एपी, एपी के लिए एपी दी है। जब एक बात ध्यान रखना, एपी कई बार आती है चेक करने के लिए कि चेक करके बताओ एपी है या नहीं। जब चेक करने के लिए आए तो कॉमन डिफरेंस निकालना चाहिए, इसमें से किसी भी टर्म में से उसके पहले वाला, फिर किसी और टर्म में से पहले वाला माइनस करके देखो। तो जो अभी हमने किया था a2 माइनस a1, तो अगर हर बार कॉमन डिफरेंस एक जैसा आए तो हम कहते हैं कि एपी है, नहीं फिर नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन में ही लिखा हो फॉर द एपी, जब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि वो एपी है, फिर हमें चेक नहीं करना, टाइम वेस्ट होता है उस चीज़ से कि हम चेक कर रहे हैं बार बार एपी है या नहीं। जब वो क्वेश्चन में ही लिखा एपी है तो एपी है, तो उसका फर्स्ट टर्म ये लिखना है, कॉमन डिफरेंस डी, ये दो चीज़ें निकालनी। फर्स्ट टर्म ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म हमें क्लियरली दिख रहा है 3/2, तो ये लिख दिया 3/2। कॉमन डिफरेंस क्या है, आपका जो मन करे कोई सा भी टर्म ले लो, उसमें से उसके पहले वाला टर्म माइनस कर देना। अपन पहले वाला करते हैं, सेकंड टर्म a2 है, फर्स्ट टर्म a1 है, a2 में से a1 माइनस कर दो, मतलब 1/2 में से 3/2, हमेशा माइनस इसमें से इसको करना, सेकंड में से थर्ड में से सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट कह रहा है 1/2 में से 3/2, तो ये क्या हो गया 1 - 3, मतलब -2/2, मतलब क्या आ गया -1, तो ये हो गया -1, ये अपना हो गया कॉमन डिफरेंस। ये सबको क्लियर हो गया ना। 1/2 माइनस 3/2 हमने किया तो आ गया -2/2, मतलब -1। तो ये दो चीज़ें हमें इसमें बतानी थी। आगे बढ़ते हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी दी है, एपी का ए दिया, डी दिया, उसके शुरुआत के 4 टर्म लिखने, और व्हेन द फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी दिया है, शुरुआत के 4 टर्म लिखने। देखो पहला टर्म तो दिया ही है ए, तो ये हो गया 10, फिर हर बार 10 जोड़ते जाना, कॉमन डिफरेंस दी, तो 10 में 10 जोड़े 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ये हो गई एपी। अब देखना सेकंड क्वेश्चन में -2 हो गया पहला टर्म, डी 0, यानी कुछ नहीं जोड़ना, 0 जोड़ना, तो 4 टर्म क्या हो गया -2 -2 -2 -2, उसी को बार बार लिख देंगे, तो ये हो गया सेकंड। अगला देखना बहुत अच्छा है, फर्स्ट टर्म 4 है, फिर 3 माइनस करते जाना हर बार, कॉमन डिक्रीजिंग एपी होगी क्योंकि नेगेटिव कॉमन डिफरेंस है, तो हर बार 3 माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया 1, फिर इसमें से 3 गया तो -2, फिर इसमें से 3 गया तो -5, सबको आता है ना माइनस करना, तो सब में से इसमें से 3 हम बार बार माइनस करते गए। ये खुद कर लेना, कुछ कठिन नहीं। पॉइंट वाला एक, अगर किसी का मन घबरा रहा हो तो पॉइंट वाला बता देते हैं। माइनस का 1.25, अब हर बार ये माइनस होगा, तो माइनस के 1.25 में से क्या माइनस होगा, माइनस का 0.25 माइनस होगा, मतलब माइनस माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आएगा माइनस का ही, तो 5 और 5 0, 2 और 2 4 और 1 5, तो क्या होगा 1.5। अब वैसे अपन डायरेक्ट भी कर सकते, 25 में 25 जुड़ा तो 50 हो गया, फिर 75 हो जाएगा 1.75, फिर हो जाएगा माइनस का 2.00, तो ऐसे 4 टर्म लिखने थे तो अपन ने लिख दिए। हर बार ये चीज़ माइनस हो रही, मतलब वो पहले से माइनस है और ये भी माइनस होगा, तो वो जुड़ता जाएगा, माइनस में बढ़ता जाएगा। तो ये हो गए अपने एपी के 4 टर्म। सबको समझ आ रहे होंगे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये एपी इसका फर्स्ट टर्म लिखना, कॉमन डिफरेंस लिखना, उल्टा काम है। जो अभी हमें एपी बनानी थी और ए और डी दिया था, अब एपी दी ए और डी निकालना, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, इसका फर्स्ट टर्म होगा 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कोई सा भी टर्म 1 में से 3 माइनस कर दो, 1 में से 3 माइनस किया तो आया -2, ये हो गया। ये कर सकते, इसका देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई सा भी टर्म ले लो, मान लो इस बार हम a3 लेते हैं और a3 में से a2 माइनस करेंगे, जस्ट पहले वाला। a3 क्या है 9/3 और a2 क्या है 5/3। ये 3 से 9 कैंसिल मत करना, कैलकुलेशन कठिन ही और होगी। 3 LCM लो, 9 - 5 क्या हो गया 4/3, ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना बड़ा ईजी है, इसमें से भी कोई सा भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 0.6 और कॉमन डिफरेंस 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो, मतलब a2 माइनस a1, तो 7 में से 6 गया 1 और 1.1 आ जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब पहचानने को कह रहा है कि इनमें से बताओ कौन कौन सी एपीज हैं, अगर वे हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस बताओ और 3 टर्म आगे के और लिख दो। बात समझ आई क्या पूछा है,
कि इनमें से एपी कौन कौन है। अगर एपी है तो फिर उसका कॉमन डिफरेंस बताओ, और कॉमन डिफरेंस के बाद 3 टर्म आगे के और लिखना है। तो पहले एपी है या नहीं चेक करते हैं। चेक कैसे की जाती है मैंने बताया था, कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है बार बार। 4 में से 2 माइनस करेंगे, मतलब a2 माइनस a1 क्या आया 2। फिर 8 में से 4 माइनस किया, 8 में से 4 माइनस किया, ये 4 आ गया भैया। यहीं बात गड़बड़ हो गई, क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक सा आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, देयरफॉर अपन क्या कहेंगे, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, इसलिए एपी नहीं है भैया। आगे फिर करते हैं अगला, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी, 5/2 माइनस 2, 5/2 में से 2 माइनस कर दो तो क्या आएगा 2, 5, 1 2 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या आएगा 1/2, बड़े अच्छे से आ गया 1/2। अब एक बार और निकालते हैं डी। अब क्या 3 में से 5/2 माइनस कर दो, 3 में से 5/2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 2 या 6 माइनस 5/2, 1/2। इसके लक्षण तो दिख रहे हैं एपी जैसे, देखो। अब एक बार और कर लो, 7/2 में से 3 माइनस किया, 7/2 में से 3 माइनस किया तो 7 माइनस 6/2 यानी 1/2। तो भैया ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि तीनों बार कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लिख देंगे डी इज सेम फॉर, डी इज सेम देयरफॉर दिस इज एन एपी, इसलिए एपी है। अब उसने क्या कहा था, एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ, तो वो तो बता ही रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। अब आगे के 3 टर्म और लिखना है, तो आगे के 3 टर्म कैसे आएंगे, हर बार 1/2 और जोड़ते जाओ। जैसे 7/2 है अपना लास्ट टर्म अभी तक का, अब इसमें 1/2 और जोड़ दें अपन, 1/2 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 8/2 मतलब 4 आ गया। अगला टर्म क्या आ गया 4, 4 में फिर से 1/2 जोड़ दो, 4 में फिर से 1/2 जोड़ोगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1/2 मतलब 9/2। तो अगला टर्म क्या हो गया 9/2। इसमें फिर 1/2 जोड़ देना तो 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। ऐसे हमें अगले 3 टर्म बताने हैं। ये वाला -1/2, 3/2, 7/2 ये वाला है। इसे एक बार ट्राई करो, करके देखो थोड़ा, 1 मिनट। चलिए किया होगा तुमने, कर लिया होगा, अच्छी बात है। आगे फिर ये क्या करना है, एपी है नहीं पहचानना है। अब थोड़ा मैं फास्ट करूंगा, लिखने का तरीका देखो मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि लिखना अपने को ऐसे है, ऐसे है। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, बस समझते जाना। तो इसमें से इसे माइनस करना, -6, ध्यान से माइनस करना भैया डी निकालने को, -6 और माइनस का -10, -6 में से क्या माइनस किया, माइनस का ही 10, तो -6 माइनस माइनस हो गया +10, मतलब क्या आया 4, 10 में से 6 गया 4 ही आया। ठीक है, अगला अब क्या माइनस करना, -2 में से -6 करना, -2 माइनस -6, तो -2 + 6 ये भी 4 आया, बढ़िया है। अब अगला क्या करना, एक बार 2 माइनस -2, 2 + 2 हो जाएगा 4, तो ये भी एपी है। और अगले टर्म कैसे आएंगे, कॉमन डिफरेंस 4 है तो हर बार 4 जोड़ते जाना, 2 में 4 जोड़ोगे 6, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14, ऐसे एपी आगे बढ़ती जाएगी। अगले बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग आते जा रहे हैं, देखो कॉमन डिफरेंस वैसे ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते, 3 + √2 में से 3 माइनस करोगे, 3 + √2 में से 3 माइनस करोगे क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब देखना 3 + 2√2 में से 3 + √2 माइनस करोगे, अगला टर्म क्या है 3 + 2√2, इसमें से 3 + √2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 3 + 2√2 -3 और माइनस के √2, 3 से 3 तो हर बार कट जाएगा। अब ध्यान रखना ये थोड़े रूट वाले हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे तुमने। 2√2 में से 1√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा, यानी केवल √2 बचेगा, तो ये भी कॉमन डिफरेंस वही आया। अगला है, एक बार और निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, 3 + 3√2, 3 + 3√2 में से क्या माइनस करना, 3 + 2√2, तो देखना क्या होगा 3 + 3√2 माइनस का 3 और माइनस का 2√2, 3 से 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 यानी √2 बचा। हर बार सेम आ रहा है, मतलब दिस इज एन एपी, एपी है तो हर बार √2 और जोड़ते जाओ, 3 + 4√2, फिर 3 + 5√2, फिर 3 + 6√2, ऐसे हर बार √2 कॉमन डिफरेंस और जोड़ता जाएगा। ये देखना 0.22 0.2, वैसे तो क्लियर दिखना चाहिए कि हर बार सेम चीज थोड़ी जोड़ रही है, पीछे हर बार 1 2 बढ़ता जा रहा है। जब सेम चीज हर बार नहीं जोड़ रही तो ये एपी नहीं हो सकती। देखो तुम माइनस करके भी देख सकते हो, 0.22 में से 0.2 करोगे माइनस तो कुछ और आएगा, इसमें से ये करोगे तो कुछ और आएगा, हर बार सेम चीज नहीं जुड़ रही है तो ये एपी नहीं हो सकती। तो हम मना कर देंगे कि भैया ये एपी नहीं है। तुम कॉमन डिफरेंस निकाल के भी देख सकते हो, सबका अलग अलग आएगा।
इसके बाद आगे इस पे बढ़ते हैं तो ए पी है क्या, ये 2a में से a माइनस किया अपन ने, 2a में से a माइनस किया, ए आएगा ना, 2a में से 1 a जाएगा, 3a में से 2a आएगा, 3a में से 2a गया तो a बचा, 4a में से 3a जाएगा तो भी a बचेगा। तो ये ए पी है क्योंकि हर बार a जुड़ रहा है। तो अगला 3 टर्म और बता दो, 4a के बाद 5a 6a 7a बता ही दोगे। अब ये देखो हर बार ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना, ए का मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर, फिर एक और ए मल्टीप्लाई पे थोड़ी एपी होती है, तो ये एपी वैसे ही नहीं है क्लियरली। अब देखना ये जब भी रूट वाले ऐसे हो तो इन्हें रूट से बाहर निकाल लेना चाहिए। √2 तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो √2 के √8 बाहर निकल के क्या बनेगा, बाहर निकालना सबको आता होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 ऐसे फैक्टर करते हैं, 2 का पेयर बन गया तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा। ऐसे √18 को बाहर निकालने का क्या तरीका, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया तो ये हो गया 3√2। ऐसे इसे निकालना, ये हो जाएगा 4√2। तो देखो √2 फिर 2√2 फिर 3√2 फिर 4√2, 2√2 में से √2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2√2 में से 1√2 माइनस करोगे तो 1√2 आएगा। ऐसे 3√2 में से 2√2 माइनस करोगे तो फिर से 1√2 आएगा। 4√2 में से 3√2 माइनस करोगे तो हर बार √2 ऐड हो रहा है ना, √2 में 1√2 हुआ तो 2√2, 2√2 को एक और √2 मिला तो 3√2, फिर 4√2, तो हर बार सेम चीज ऐड हो रही, इसलिए एपी है। एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, √2। और अगले 3 टर्म क्या हो जाएंगे, 4√2 के बाद 5√2, 6√2 और 7√2, ये इसके अगले टर्म हो गए। मैंने क्या बताया, रूट के अंदर हो तो कोशिश करना चाहिए बाहर निकल पाए। अगर तो √3 है, ये √6 भी बाहर नहीं निकल पाएगा, √9 बाहर निकल के 3 देगा, √12 निकल के क्या कर लेगा, कुछ भी, 2 6 जा 12, 2 3 या 6, 3 1 जा 3, तो 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, कुछ खास नहीं हो पा रहा। देखो कुछ भी ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा कि कुछ जोड़ घट के आया हो, तो ये दिस इज नॉट एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसे करना चाहिए, थोड़ा स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49, तो ये एपी हो पा रही है क्या, देखो कॉमन डिफरेंस निकालो, 9 में से बन गया 8, 25 में से 9 गया तो 16, इसमें से गया तो 9 में से 5 गया 4 4, ये 24, हर बार अलग आ रहा है, तो ये दिस इज नॉट एन एपी, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसमें देखो अभी 1 का स्क्वायर देखो 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, 73 लिखा है तो लिख दो। अब देखना 25 में से 1 गया तो 24, अब 49 9 में से 5 ये अभी आ गया 24, और ये भी आएगा 24, हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो दिस इज एन एपी, ये एपी है। एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो हमें दिख रहा है, 24 है। अगले 3 टर्म भी बता दोगे, सब में 24 24 जोड़कर। अब जनरल टर्म की बढ़ते अगली बात करते हैं, अभी तक का बढ़िया समझ आ गया होगा। जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी का देखना nth टर्म या जनरल टर्म की बात कर रहा है, अभी अपन ने बात की थी ना, अभी अपन ने कहा था कि A1 मतलब पहला टर्म, A7 मतलब 7वां टर्म, A8 मतलब 8वां टर्म, n मतलब nth टर्म, nth टर्म मतलब n नंबर का कोई सा भी टर्म, nth टर्म यानी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 5 हो जाए तो 5th टर्म, n की वैल्यू 10 हो जाए तो 10th टर्म, तो n की वैल्यू रख रख के अपन निकाल सकते हैं इससे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं या जनरल टर्म कह सकते हैं, स्टैंडर्ड टर्म कह सकते हैं। तो ये इसकी तरफ बढ़ने वाले हैं अपन कि जनरल टर्म एपी का क्या होता है या nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है a होता है, कॉमन डिफरेंस d होता है, हर बार कॉमन डिफरेंस जुड़ता जाता है तो हमें अगला टर्म मिल जाता है। जैसे पहला टर्म आपका a है, उसमें d जुड़ जाएगा तो दूसरा टर्म a प्लस डी बन जाएगा। अब इसमें एक और d जुड़ जाएगा तो d और d 2d हो जाएगा, तो अगला तीसरा टर्म क्या हो गया, a प्लस 2d हो गया। फिर इसमें एक और d जुड़ जाएगा तो 2d को एक और d मिला, तो अगला चौथा टर्म हो गया a प्लस 3d। ध्यान देना ध्यान देना, a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे होता जाएगा। एक चीज बारीक ध्यान देने लायक ये है कि सेकंड टर्म जो है उसमें कितने d दिख रहे हैं, एक d, 1d दिख रहा। थर्ड टर्म में कितने d दिख रहे हैं, 2। फोर्थ टर्म में कितने d दिख रहे हैं, 3, मतलब जितने नंबर का टर्म है उससे एक कम d दिख रहा है। चौथे में 3 दिख रहा है, तीसरे में 2 दिख रहा है, जितने भी नंबर का टर्म है एक कम d, तो nth नंबर का टर्म होगा तो एक कम है, मतलब n-1d दिखेगा। तो ये तो सब में है ही a प्लस डी एक कम, यानी a प्लस n-1 इंटू डी, ये अपना nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। और यही फॉर्मूला होता है, ये बिल्कुल दिल और दिमाग में बिल्कुल बसा लो, रट लो इसको। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने बता ही दिया है कि बना कैसे ये फॉर्मूला, ये ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करते हुए चला आया।
एक कम डी था, तो nth टर्म में एक कम n-1 हो जाएगा, तो a प्लस n-1 इंटू डी। ये an क्या है, an एक जनरल टर्म है जिसे nth टर्म कह सकते हैं, nth नंबर का टर्म है। ए अपना क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, हमें पता ही है ये फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। एन क्या है, एन वो वैल्यू है जितने नंबर का टर्म है, 5वां टर्म है तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, 10वां टर्म है तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। अगर एपी में पूरे टर्म ही एन हो, एपी में पूरे एन ही टर्म है, पहला दूसरा तीसरा टोटल एन टर्म है, तो जो nth नंबर का टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा ना, पूरे 1 2 3 ऐसे मिला के पूरे टर्म एन है, तो एनवें नंबर का जो nth टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा। तो लास्ट टर्म का भी यही फॉर्मूला हो गया, लास्ट टर्म को एल भी लिख देते कि एल इक्वल टू ए एन भी कह सकते, ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ये फॉर्मूला लास्ट टर्म का भी कह सकते। तो ये nth टर्म है या लास्ट टर्म का भी, दोनों का ये फॉर्मूला काम करता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखना, तो एक मैं ऐसे ही दिखा दे रहा, मान लो 25वां टर्म अपने को निकालना है, 25वां टर्म निकालना, तो ए प्लस एन की वैल्यू क्या रखोगे, 25 रखोगे, 25 माइनस 1 तो उसमें है ही, और डी तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 25 में से गया 24, 24 डी, ए प्लस 24 डी हो गया। तो ए प्लस 24 डी जो ये हो गया, तो ये 25 माइनस 1, इस स्टेप को अपन कम कर सकते हैं क्या, बेसिक कैलकुलेशन बड़ा पता ही है हमें कि इधर अगर n हो तो इधर n-1 होता है, इधर अगर 4 हो तो इधर 3 होता है, तो इधर 25 हो तो इधर 24 होता है सीधा, a प्लस 24 डी। मतलब अगर पेपर में कभी ऐसा आया a 100 निकालो, तो अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते a प्लस 99 डी, सीधा 100 से एक कम डी लिखेंगे ना अपन। अगर कभी a 77 टर्म निकालने को आया तो a प्लस 76 डी लिख देंगे, इससे सीधा एक कम, इसका ऐसा अपन किया करेंगे आगे। अब क्वेश्चन करते हैं भैया, इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, टेबल वेबल दी है जी, इसके मैं कुछ बता देता हूँ। देखो 4 चीजें हैं, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एन की वैल्यू और एनथ टर्म मतलब। तो अब जो बताना है वो पहले क्वेश्चन में ए एन बताना है, फॉर्मूला अपना एक ही है, ए एन क्या है, ए प्लस n-1 इंटू डी। इसमें जो जो पूछा है वो अपन जो दिया है वो रख देंगे। ए की वैल्यू क्या दी है 7, प्लस एन की वैल्यू क्या दी 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू दी है 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 हो गया 7, 3 या ये क्या हो गया 7 प्लस 21, तो आंसर आ गया 28। तो यहाँ फिल कर देंगे 28। जो नहीं दिया वो अपन निकाल लेंगे, जैसे इसमें डी नहीं दिया, फॉर्मूला हर बार वही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन मतलब क्या दिया -18, तो इस तरफ वैल्यू रख दो -18। इसके बाद देखो इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म -18, सॉरी इसमें डी पूछा है, तो अपना जो ए एन दिया वो ए एन 0 दिया था इसमें, तो अपने को ये 0 रखना है, गलती से लिख गया ये। तो ए एन की जगह हमें क्या रखना है 0। फर्स्ट टर्म क्या है अपना, फर्स्ट टर्म है -18 प्लस n-1, तो n की वैल्यू कितनी दी है 10 माइनस 1, और d हमें निकालना है, तो d की जगह d लिखा रहने दो। अब अपन क्या करेंगे, देखो 18 को इधर भेजो तो 18 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 18, वैसे 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्या मतलब 18 हो गया, इक्वल टू 10 में से बन गया तो 9d, 9 जाएगा अपॉन में, तो 18/9 इक्वल टू d, 9 2 जाए 18, तो d की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ अपन 2 फिल कर देंगे। सेम फॉर्मूला है, उसी में बस वैल्यू पुट हमें अलग अलग करते जाना है। एक चीज ध्यान रखा करे, ये ए एन तो सीधा आ रहा था वैल्यू पुट करके, अब इसमें जब भी ऐसा फॉर्मूला जो अपना है ना ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, इसमें ज़रूरत इधर उधर करने की पड़ेगी, तो पहले पता क्या किया करे, जो फर्स्ट टर्म ए है इसे ले जाया करे हमेशा माइनस में, ए एन के माइनस में, फिर डी को ले जाया करे अपॉन में। डी को पहले से अपॉन में ले जाने की गलती बिल्कुल मत करना, पहले ये जो है ना ये माइनस में जाता है हमेशा, कई बार बच्चे इस डी को पहले भेज देते तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो जो ये है ये पहले ले जाया करे, फिर डी नीचे ले जाया करे। जैसे देखो अपन क्या किया, ये 18 को पहले ले गया उधर प्लस में, फिर अपन ने बाद में ये कार्रवाई आगे की करी है। देखो आगे एक आध क्वेश्चन और अच्छे से बता दें, बाकी खुद ट्राई करना। देखो डी वाला एक अपन एन वाला अभी तक नहीं किया अपन ने, फर्स्ट टर्म वाला भी नहीं किया, तो ए एन वाला कर चुके, तो लास्ट वाला खुद कर लेना, एक कर चुके। अब ये वाला थर्ड वाला एक बार देख लेते, इसमें ए ही बताना है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखना इसमें अपने को क्या दिया, ए एन कितना दिया है -5, तो अपन लिख दिया -5, ए पता नहीं है, ए ऐसा ही लिखा रहने दो। अब देखना n-1, n कितना है 18, तो 18 - 1 डायरेक्ट 17 लिख दें,
17 और डी की वैल्यू क्या है -3, डी की वैल्यू है -3। तो -5 इक्वल टू ए प्लस, अब 17 3 जा 51 होगा माइनस का, और 51 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 51 -5, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 46। तो यहाँ हम फिल कर देंगे 46। अगले में बतानी है हमें एन की वैल्यू, एन की वैल्यू बतानी है अगले में। तो अगला क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़, लास्ट वाला खुद कर लेना, बस एक एन की वैल्यू वाला रह गया है। तो एन की वैल्यू बतानी है इसमें, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें देखना ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है हमें 3.6, ठीक है 3.6 दिया है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है माइनस का 18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें इसमें बतानी है, और डी दिया है 2.5। इतना क्लियर है, ये सारी वैल्यू हमने रख दी। मैंने क्या बताया था, 2.5 को नीचे पहले भेजने का बिल्कुल मत सोचना, पहले 18.9 को उधर ले आओ, तो 3.6 से प्लस में आ जाएगा 18.9। अभी n-1 लिखा रहने दो, 2.5 ये इन्हें करेंगे प्लस, तो कितना हो गया 9 और 6 15, 8 के बाद 9 10 11 12, तो 22.5 हो गया। अब ये जो 2.5 अब इसे नीचे ले जा सकते हैं, 2.5 इक्वल टू क्या हो गया n-1। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसे डायरेक्ट अपन करेंगे 25, 9 जा होता है, तो n-1 इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू क्या हो गई 9 + 1, मतलब n की वैल्यू हो गई 10, n की वैल्यू क्या हो गई 10। तो अपन ऐसा कह सकते कि हाँ n की वैल्यू 10 है, तो इधर वैल्यू पुट कर देना कि n की वैल्यू है 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस में क्या, इन द फॉलोइंग इट इज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये मिसिंग टर्म्स है, इन्हें बताना है। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका आपको ये पता होना चाहिए कि जो टर्म दिए हैं उनका यूज करना और बाकी को निकालना। सबसे पहले ये फॉर्मूला मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो होता ही है, लेकिन अगर डायरेक्ट लिखना पड़े, जैसे ए 25 निकालना है, तो अपन क्या लिखेंगे ए प्लस 24 डी लिखेंगे, डायरेक्ट एक कम, बार बार ऐसा फॉर्मूले वैल्यू पुट कर करके नहीं। जैसे अगर ए 27 निकालना है तो ए प्लस 26 डी लिख देना, सीधा यहाँ से एक कम। तो ऐसा जब अपने को करना पड़ेगा तो अपन यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसमें बीच में कोई टर्म मिसिंग दिया होता है, तो उनमें जो टर्म हमें गिवन है उनका यूज करना। जैसे गिवन है 2, तो 2 क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू 2 ये पहले से हमें दी है। ये कौन से नंबर का टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो A3 दिया है 26, A3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d, A3 का होता है a प्लस 2d, ये कितना है 26। अब ये दो चीजें पता है ना, तो अब अपन a की वैल्यू 2 है वो इसमें पुट कर देंगे, a की वैल्यू 2 है तो 2 + 2d हो गया 26। तो आगे चल के क्या निकलेगा 2d हो जाएगा 26 - 2, तो 2d क्या हो गया 26 में से 2 गया तो 24, तो d की वैल्यू आ गई 12। तो a की वैल्यू पता चल गई और d की पता चल गई, तो अब हम निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है, सेकेंड टर्म निकालना है a2। सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, या फिर हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि d जोड़ दो बस, इसमें 2 में 12 यानी d जोड़ दो तो ये हो जाएगा 14। और तुम्हें फॉर्मूले से अगर निकालना है तो उससे निकाल लो, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 12 है, तो 12 और 2 हो गया 14, कैसे भी करके 14 आ जाएगा। बात समझ आई कि हमने क्या किया है, हमने जो फर्स्ट टर्म 8 दिया था 2 वो लिख दिया था, और 26 थर्ड टर्म दिया था, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d होता, उसमें a की वैल्यू पुट करी तो d आ गया। a और d निकाला है फिर तो सब कुछ निकल आता है, a और d आ गया, तो सेकंड टर्म बताना था, तो a प्लस d यानी 2 + 12 तो हो गया 14। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें दो मिसिंग टर्म है, तो पहले हमें क्या करना है, जो गिवन है उसका यूज करना। हमें गिवन क्या है 13 और 3, 13 कौन सा टर्म है सेकंड टर्म, और ये कौन सा है तीसरे के बाद चौथा A4। तो A2 दिया है 13, तो A2 का क्या फॉर्मूला है a प्लस डी, a प्लस डी है 13, a प्लस डी यही होता है ना, a प्लस n-1 यानी 2 - 1 तो 1d हो जाएगा। अब A4 क्या है a प्लस 3d, 4 यानी a प्लस 3d इक्वल टू 3 दिया। ये बात समझ आ रही ना, A4 यानी एक कम d लिखना, a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब ये आ गया अपने पास, तो ये दो इक्वेशन हर बार ऐसी बन जाएंगी, ये दो इक्वेशन बनेंगी। अब हमें इन्हें एलिमिनेट करना। थर्ड चैप्टर आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, उसमें एलिमिनेशन मेथड है, तो एलिमिनेशन सबको आना चाहिए। a प्लस 3d इक्वल टू 3, और सेकंड एक इक्वेशन बनी a प्लस डी इक्वल टू 13। अब इसे करेंगे सॉल्व, माइनस माइनस माइनस, ये सब एलिमिनेशन मेथड है, इसमें मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा। थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो इसका लेक्चर देख लेना, इस चैनल पर डला हुआ है।
3D में से D गया तो 2D, 3 में से 13 गया तो क्या आएगा माइनस का 10, तो D हो जाएगा -10/2 यानी 2 5 10, तो D आ गया हमारे पास कितना -5। अब D आ गया तो A की वैल्यू निकाली जा सकती है इसमें पुट करके, A प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है -5 = 13, तो A हो जाएगा 13 + 5 हो जाएगा, 5 इधर आके प्लस का हो गया तो A की वैल्यू कितनी हो गई 18, A की वैल्यू 18 हो गई, D हो गया -5। तो फर्स्ट टर्म A होता है तो A की वैल्यू 18, तो इधर लिख दो 18। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, तीसरे नंबर का टर्म। तो वैसे तो क्लियर दिख रहा है, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है हर बार 5 माइनस होना है, D -5 मतलब 18 में से ये 5 माइनस हुआ तो 13, 13 में से 5 माइनस हुआ तो 8 आ जाएगा। वैसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, समझ आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बॉक्स को और आगे वाले बॉक्स को भरते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या दिया है, फर्स्ट टर्म A दिया है तो A की वैल्यू 5 हो गई, ये 1 2 के बाद तीसरा चौथा टर्म दिया है A4 कितना दिया 9 होल 1/2, पहले से मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदले 9 2 18 और 1 19/2, तो A4 क्या होगा A + 3D कितना हो गया 19/2। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर लें, तो 2 उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2A + 2 3 या 6D = 19। A की वैल्यू 5 थी, A की वैल्यू 5 पुट कर दो, 2 A की वैल्यू हमने 5 रख दी प्लस 6D = 19, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 या 10 + 6D = 19, 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 19 - 10, तो D की वैल्यू हो गई 9/6, 6 इधर से अपॉन में आ गया, तो 3 3 या 9 3 2 या 6, तो D की वैल्यू क्या हो गई 3/2, D की वैल्यू आ गई 3/2, A की पता ही है। अब अपने को सेकंड टर्म बताना है और थर्ड टर्म बताना। सेकंड टर्म में सेकंड टर्म कैसे आएगा, A में D जोड़ दो बस, तो 5 में D जोड़ दो तो सेकंड टर्म आ जाएगा। सेकंड टर्म का फॉर्मूला भी A + D होता है, तो A यानी पहला टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म दिया है 5 और D हमने अभी निकाला कितना है 3/2, तो 5 2 जा 10 + 3/2 मतलब 13/2 हो गया ये अपना सेकंड टर्म। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि अपना सेकंड टर्म हो गया 13/2। अब इसमें फिर से क्या जोड़ दो, फिर से D जोड़ दो यानी 3/2 जोड़ दो, 13/2 में फिर से D यानी 3/2 जोड़ दिया अपन ने, तो कितना हो गया 16/2 मतलब 2 8 या 16, तो 8 आ गया, तो अगला टर्म आ गया 8। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। हम केवल एक ही काम कर रहे हैं कि जो गिवन है उसका यूज करके जो नहीं दिया उसे हम निकाल रहे हैं, जो गिवन है उसका यूज कैसा कर रहा है, ए और डी निकाल ले रहा है। इस क्वेश्चन में तो ए क्लियरली आ गया, जैसे इसमें नहीं आया था तो ए और डी में दो इक्वेशन बनी, एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे बहुत होने वाला है इस चैप्टर में कि ए और डी में दो इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेशन से हम सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। एक बार ए और डी आ जाए फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म 78। अब थोड़े लैंग्वेज टाइप हल्की सी लैंग्वेज आना शुरू हुई है, बड़ी लैंग्वेज तो आगे आएगी। तो एपी का कौन सा टर्म 78 है, इसका मतलब है कि एपी का पहला टर्म 3 है, फिर 8 है, 13 18 ऐसे आगे चल के इसका कौन से नंबर का टर्म 78 है। तो पहले ये चीज कुछ चीजें दिमाग में एकदम क्लियर बसा लो। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। एन और ए एन में बड़ी कंफ्यूजन कुछ लोगों को होती है, ये कंफ्यूजन अपनी एकदम क्लियर कर लें। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है कि जिस नंबर का वो टर्म है, अगर वो 5वें नंबर का टर्म है तो एन की वैल्यू है 5, अगर वो 10वें नंबर का टर्म है तो एन की वैल्यू है 10। लेकिन वो टर्म है जैसे 10 में, जैसे ऐसे समझना 1 2 3 4 5, ये टर्म का नंबर है और ये वो खुद टर्म है। जैसे ये एपी बन रही है 10 20 नहीं बना रहा और कुछ बना दो 20 25 फिर 30, ऐसी एपी है। तो ये जो तीसरा टर्म है क्या है 30 है, तो तीसरी बात हो रही, जो तीसरा टर्म है तो ये एन की वैल्यू है और जो टर्म है वो ए एन है। अगर कोई कहे कि एक एपी का जो 50वां टर्म है, 50वां टर्म है वो 1000 है, तो 50वां टर्म है तो एन की वैल्यू है 50, क्योंकि वो 50 एन क्या होता है, एन होता है वो किस नंबर का टर्म है, और जो 1000 है वो ए एन है। तो ए एन होता है वो टर्म खुद और एन होती है उसकी नंबरिंग, कि वो किस नंबर पे आ रहा है। वो 10वें नंबर पे आ रहा तो एन की वैल्यू 10 है, वो 50वें नंबर पे आ रहा तो एन की वैल्यू 50 है, लेकिन आने के बाद वो टर्म खुद क्या है, तो वो खुद ए एन है। बात समझ आ रही ना।
तो इसमें पूछ रहा है विच टर्म, यानी वो कौन से नंबर का टर्म है। तो हमसे क्या पूछा है, n की वैल्यू हमसे पूछी है। और कौन सा टर्म, 78 है, तो 78 क्या हो गया, 78 an हो गया। ये वो खुद टर्म है, ये खुद टर्म है। जो खुद टर्म होता है वो an से रिप्रेजेंट होता है, उसकी नंबरिंग वो किस नंबर पे आ रहा है वो n से दिखाते हैं। तो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, विच टर्म, मतलब कौन से नंबर का टर्म है, तो n की वैल्यू हमें बतानी है। वो टर्म कौन सा है, टर्म तो दिया है, टर्म तो 78 है, बस उसकी नंबरिंग बतानी है। तो an हो गया 78। बाकी ये सब चीजें अपन निकाल लेंगे। ए और डी निकालना तो आसान है क्योंकि एपी अपने को दी है। तो इसका ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, 8 में से 3 गया 5 हो गया अपना कॉमन डिफरेंस। सारी चीजें पता है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया, 78 दिया, यही तो पूछा है कि 78 कौन से नंबर का टर्म है, तो ए एन हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है 3, एन की वैल्यू हमें बतानी है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है 5। मैंने क्या बताया था, कुछ लोग गलती करेंगे, 5 को पहले नीचे भेजते, ये गलती नहीं करना, पहले 3 को इधर माइनस में भेजा जाता है। 78 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू 5। 5 को भी तुम डायरेक्ट भेज सकते थे, धीरे आगे आगे अपन भेजेंगे। 78 में से 3 का कितना बचा, 75 बचा, ये 5 आ जाएगा अपॉन में, तो इधर क्या बचेगा, केवल n माइनस 1। इसको इससे कैंसिल किया तो आ गया 15। अब n जाएगा इधर प्लस में, तो 15 प्लस 1 मतलब n, तो n हो गया 16। तो वो 16th टर्म होगा, कौन सा टर्म, 16, 16वें नंबर का टर्म है जो 78 है। 1 2 3 4 करके ऐसे 16वें नंबर पे आ जाएगा अपना 78। उम्मीद करते हैं आपको एकदम क्लियर हो गया। अगला आगे बढ़ते, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, इनमें कितने टर्म हैं। जैसे 1 2 3, ये लास्ट नंबर का टर्म है, तो ये कितने नंबर का टर्म है, तो इसमें n की वैल्यू बतानी कि टोटल टर्म कितने हैं। इसमें भी n की वैल्यू बतानी, टोटल टर्म कितने हैं। देखो 205 जो है ना, ये जितने नंबर का टर्म होगा, इसकी जो भी नंबरें होंगी उतने ही टोटल टर्म होंगे, क्योंकि लास्ट टर्म है ना ये। जैसे ये पहला दूसरा तीसरा, ये जितने भी नंबर का टर्म है, मतलब n की वैल्यू जो कुछ इसके लिए हो जाएगी उतने ही टर्म होंगे टोटल। तो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो। लास्ट टर्म कहते उसी को ए एन कहते, लास्ट टर्म कह दो या ए एन कह दो, बात वही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म कौन सा है, 205 है। यही बताना है कि इसकी नंबरिंग क्या है, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, जितने नंबर पे ये आ रहा होगा टोटल उतने ही टर्म होंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है, 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमें बतानी। डी कॉमन डिफरेंस कितना है, 13 में से 7 गया, कितना बचा, 6। 13 में से 7 गया, 6 बचा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, तो ये 6 हो गया। अब पहले 7 माइनस करना, 205 में से 7 माइनस, और 6 को भी डायरेक्ट नीचे अपॉन में आप भेज सकते हैं। तो n माइनस 1 बचा इधर, 205 में से 7 गया तो कितना, 198 बचा, अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। इसे कैंसिल किया, 6 3 या 18, 1 बचा, 6 3 या 18, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 33 प्लस 1 यानी 34। तो टोटल 34 टर्म्स हैं, इस एपी के टोटल 34 टर्म्स हैं। ऐसे ही इसको निकाल सकते हैं, इसको खुद करना, मैं कुछ बता देता हूँ कि ए एन मान लेना, यानी लास्ट टर्म ये हो गया, फर्स्ट टर्म ये हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तुम ऐसा कर सकते हो, 15 2 या 30, और ये हो गया 31/2, ये हो गया। इसे अपन ने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदल लिया। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 31/2 में से 18 माइनस करना है बस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, तो क्या होगा, 2 LCM आ जाएगा, 31 माइनस 18 2 या 36, तो -5/2 ये हो जाएगा अपना कॉमन डिफरेंस यानी डी। तो डी की वैल्यू, ए की वैल्यू सब कुछ पता है, तो इसी तरीके से सॉल्व करके निकाल लेना इसके नंबर ऑफ टर्म्स। 6th क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। चेक करके बताना है कि क्या ये एपी का कोई आगे चलते चलते ये -150 इसका टर्म होगा कि नहीं। एक बात तो पक्का है, कोई भी एपी डिक्रीजिंग अगर है तो माइनस में तो वो आगे जाती है, देखो घटते जा रही है, 2 के बाद 0 माइनस में आ गई, तो आते आते कभी -150 इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो देखो अगर होगा तो हम n की वैल्यू निकालेंगे। n क्या होता है, नंबरिंग होती है कि ये कौन से नंबर का टर्म है, 50वां है, 70वां है, 60वां है, 100वां है, 1000वां है, कौन सा है, n वो होता है। अगर सोचो, एक बात सोचना, क्या n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कभी 0 हो सकता है, कोई टर्म 0वां हो सकता है, नहीं हो सकता। शुरुआती नंबरिंग की 1 से होती है कि पहला दूसरा तीसरा पहले से होती है, तो n की वैल्यू 1 2 3 ये हो सकती। अब कभी ऐसा हो सकता कि ये 10.5वां टर्म है, या 50.5वां टर्म है, या 2.5वां टर्म है, 3.5वां, तो फ्रैक्शन में भी n नहीं हो सकता। n हो सकता हमेशा 1 2 3, यानी नेचुरल नंबर हो सकता है, ना 0 हो सकता है, ना नेगेटिव हो सकता है।
तो n की वैल्यू ना माइनस हो सकती है, ना जीरो हो सकती है, ना पॉइंट में हो सकती। सीधी बात हम कहेंगे n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होती, 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, टुकड़ों में भी नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आ गई तो हम कह देंगे कि हाँ ये इसका टर्म है, और अगर नेचुरल नंबर नहीं आई, टुकड़ों फुकड़ों में आई या फिर माइनस में आई, तो हम कह देंगे कि ये बिल्कुल इस एपी का टर्म नहीं है। तो ये है n की वैल्यू हमें बतानी, और ये an है खुद, an यानी एक टर्म है। अब ये कौन से नंबर का, ये हमें पता करना है। बाकी चीज़ें हमें पता ही है, फर्स्ट टर्म इसका 11 है, कॉमन डिफरेंस हम देख सकते हैं 8 9 10 11 -3 आ जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कौन से नंबर का टर्म है, तो -150, फर्स्ट टर्म a मतलब 11 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें निकालनी, कॉमन डिफरेंस दिया -3। मैंने क्या बताया, पहले 11 को इधर भेजना, तो -150 माइनस का 11, और फिर ये अपॉन में -3 जाएगा, इक्वल टू में क्या बचा n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे, माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 6 और 1 7 और 1 8, देखो यही कैंसिल नहीं हो रहा, ये आएगा पॉइंट में, 3 5 या 15, 1 बचा, 3 3 या 9, फिर आएगा कितना 3 3 या 9, इसके बाद 2 बचा, 3 6, जब पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में अपन लिखेंगे द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है n की वैल्यू, देयरफॉर -150 कांट बी अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो -150 इस एपी का टर्म नहीं हो सकता। n की वैल्यू अच्छी सीधी सादी भोली वाली सी, कोई नेचुरल नंबर आता तो हम कह देते हाँ कि ये इसका टर्म है, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है n की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एपी का 31st टर्म बताना है कि 31st टर्म कौन सा होगा, 31st यानी 31वें नंबर का टर्म, A31 हमें बताना है। 11th टर्म दिया, 11th यानी A11 दिया है, A11 कितना दिया 38। 16 टर्म यानी 16वें नंबर का टर्म, A16 दिया, कितना दिया, ये 73 दिया है। तो अभी मैंने बताया था 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। देखो A11 का मतलब क्या है, A प्लस 10D, एक कम D होता है ना, 11 है तो 10D, A प्लस 10D कितना हो गया 38। A16 मतलब A प्लस 15D, ये कितना दिया 73। अब अपन एलिमिनेशन लगा दो, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ए से ये कैंसिल हो गया, 10 में से 15 गया, माइनस का 5D, इसमें से ये गया तो माइनस का ही आएगा, कितना 13 में से 8 गया 5, 6 35, माइनस और माइनस कैंसिल होगा, डी की वैल्यू क्या हो गई, डी की वैल्यू हो गई 35/5, मतलब 5 7 या 35, तो डी की वैल्यू आ गई 7। डी की वैल्यू 7 आ गई, इसमें से किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, जैसे डी की वैल्यू 7 आ गई, तो a प्लस 10, डी की वैल्यू रख दी अपन ने 7, इक्वल टू क्या दिया 38, इसमें अपन ने डी की वैल्यू रख दी, तो क्या आई a प्लस 70 इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू हो गई 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू माइनस में आएगी, कितनी आएगी 32, a की वैल्यू आ गई माइनस का 32। a भी पता चल गया, d भी अब तो कुछ भी बता सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, 31वां टर्म पूछा है, 31 टर्म, 31वां टर्म क्या होगा, a प्लस 30d, a प्लस 30d, a की वैल्यू है -32 प्लस 30, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 7, तो -32 प्लस 210, 210 में से ये माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, और ये 178, तो ये हो जाएगा अपना 31st टर्म। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ज़्यादा कुछ उसमें कठिन है नहीं। अगला एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी है जिसमें टोटल टर्म 50 हैं, जिसमें से तीसरा टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया 29 टर्म। बताना, पूरा नहीं बताऊंगा भैया, हिंट दूंगा मैं, इसकी आगे कर लेना क्योंकि बिल्कुल ईजी है। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म है, टोटल 50 में से थर्ड टर्म 12 दिया है, थर्ड टर्म 12 दिया मतलब A3 दिया है 12, और लास्ट टर्म 10 से, लास्ट टर्म का मतलब कौन से नंबर का, 50वां टर्म तो हो गया जब टोटल टर्म ही 50 है, और लास्ट टर्म 50वां हो गया, मतलब ये 50 दिया है, ये 50 कितना दिया है 106। हमसे 29वां टर्म पूछा है, मतलब A29 हमसे पूछा है। इक्वेशन बनाएंगे, A3 क्या हो गया, a प्लस 2d, a प्लस 2d की वैल्यू हो गई 12, a 50 मतलब a प्लस 49d, a प्लस 49d हो गया 106।
अब ऐसे एलिमिनेशन सॉल्व कर लो, माइनस माइनस ए से ए कट गया, 2d में से 49d गया तो माइनस का 47d। अब इसके बाद माइनस का करेंगे, 106 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 माइनस करेंगे, माइनस का आएगा 88, 58 आएगा, 6 में से ये 6 गया नहीं, माइनस का आएगा 94, सॉरी। तो d की वैल्यू क्या हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू हो गई 94/47, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, तो d की वैल्यू क्या हो गई 2, d की वैल्यू 2 हो गई। d की वैल्यू कहीं भी रख देना तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, a और d जब दोनों आ गए तो 29 टर्म तो निकाल ही लोगे, a + 28d, इससे निकल जाएगा। सबको समझ आ रहा है। थर्ड और 9th टर्म एपी के दिए हैं, थर्ड टर्म दिया है, 9th टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है ये, 9th टर्म दिया है ये, तो कौन सा टर्म इसका 0 होगा। थर्ड टर्म दिया तो पहले ऐसे लिख लिया करे, थर्ड टर्म यानी a3 कितना दिया 4, 9th टर्म यानी a9 कितना दिया -8। तो हमसे क्या पूछा है, इसका कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म यानी वही विच टर्म, उसके कौन सा टर्म, नंबरिंग, नंबरिंग मतलब n की वैल्यू पूछिए कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो an 0 होगा, है ना, यही तो कहा है an यानी कौन सा टर्म, टर्म 0 है लेकिन वो टर्म की नंबरिंग क्या है, कौन से नंबर पे आएगा वो पूछा है, तो n पूछा है, an 0 दिया है। तो पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, a3 यानी a + 2d कितना दिया है 4, a9 यानी a + 8d -8। अब माइनस माइनस और ये प्लस साइन चेंज होगी एलिमिनेशन में, ए से ये हो जाएगा, 2 में से 8 गया तो माइनस का 6d, और 8 और 4 ये जुड़ के 12 हो गए, तो d की वैल्यू हो गई 12/-6, 6 2 या 12, तो d की वैल्यू आ गई -2, और d की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ रख दो a + 2 और d की वैल्यू हो गई -2 = 4, तो a 2 2 या -4 = 4, तो ये हो जाएगा 4 + 4 यानी 8, ए की वैल्यू 8 आ गई, ए और डी की पता चल गया, सब चल गया। ए एन मतलब ए एन 0 होना चाहिए, ए एन का इधर अपन फॉर्मूला रखें, एन की वैल्यू बतानी, a + n - 1 × d, ये 0 कब होगा, फर्स्ट टर्म क्या है 8, n - 1, d की वैल्यू क्या है -2, क्या किया जाता है 8 को इधर भेज दो पहले, तो n - 1, 8 को इधर भेजेंगे तो 0 - 8 यानी -8, अपॉन में ये -2 आ जाएगा, तो इधर केवल n - 1 बचेगा, माइनस माइनस कट गया, 2 4 जा 8, तो n - 1 की वैल्यू आ गई 4, n की वैल्यू हो गई 5th, तो 5th टर्म इसका 0 होगा, इस एपी का 5th टर्म 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते, अब है 17th टर्म ऑफ एपी। अब सारी केवल इक्वेशन टाइप चल रही है इसमें, बिल्कुल अच्छे से समझते जाना। 17th टर्म ऑफ एन एपी, एपी का 17 टर्म एक्सीड यानी ज्यादा होना, एक्सीड वर्ड का मतलब है ज्यादा होना, 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 17th टर्म ऐसा मत समझना कि 10 और 17 ये 7 ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। 17वें नंबर का टर्म, ये जो 17 है 10 है, ये तो उसकी नंबरिंग है। 17वें नंबर का टर्म 10वें नंबर के टर्म से 7 ज्यादा, वो टर्म क्या है ये हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि 17वें नंबर का टर्म यानी A17 10वें नंबर के इस टर्म से 7 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। कॉमन डिफरेंस बताना है, 7 ज्यादा है तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, 7 ज्यादा है तो इसमें 7 जोड़ दो तो अब बराबरी हो गई कि नहीं, इक्वेशन बन गई। बात समझ आई, 17 टर्म और 10वें टर्म में से ये 7 ज्यादा हैं तो इसको 7 प्लस कर दें तो अब इक्वल हो गए, तो इक्वेशन बन गई। 17 को क्या लिख सकते a + 16d, 10 को क्या लिख सकते a + 9d, और ये 7, ए से ए कैंसिल हो गया, तो 16d - 9d = हो गया 7, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7d = 7, 7 के अपॉन में 7 आएगा, 1 बचेगा, तो कॉमन डिफरेंस पूछा था यही दिया 1। अगला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा, किससे, इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से, इस एपी का, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से भी 132 ज्यादा होगा। देखो 54th टर्म क्या होगा, ये हो गया 54th टर्म, इससे भी 132 ज्यादा, तो इससे भी 132 ज्यादा कर दो। 54th टर्म कौन सा हो गया A54, अब इससे भी 132 ज्यादा, तो 132 ज्यादा कर दिया, तो ये जो 132 ज्यादा जुड़ के पूरा बना है, ये कौन सा टर्म होगा, ये कहा है
तो कौन सा मतलब मान लो n में होगा तो an बताना, n की वैल्यू बतानी है। बात समझ आई कि नहीं? ये है 54th टर्म इस एपी का। इससे भी 132 ज्यादा जो होगा वो कौन से नंबर का टर्म होगा, तो इससे भी 132 ज्यादा कर दिया। अब वो कौन से नंबर का होगा तो n की वैल्यू हमें बतानी है। तो 54 यानी a प्लस 53d, a प्लस 53d प्लस में 132 इक्वल टू हो गया an। अब देखना a प्लस 53d, तो a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है अपना 3, 53d क्या है, कॉमन डिफरेंस है 15 में से 3 गया तो क्या आएगा 12, तो ये हो गया 12 प्लस 132 इक्वल टू an। तो अब ये सारी देखो a की वैल्यू पता ही है हमें, ये पता है, तो ये सारी वैल्यू जब रख दी तो अब अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखना इधर a प्लस एन, अच्छा एक काम इसमें किया जा सकता था, थोड़ा इजी हो सकता है, देखो कर ऐसे भी लोगे तो हो जाएगा। तो ए एन बताना है तो इसका भी इधर इस साइड फॉर्मूला रख दो, इसका क्या a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखना इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि a से ये कैंसिल हो गया तो a वाली मेहनत बच गई, तो 53d प्लस 132 इक्वल टू n माइनस 1, ये n की वैल्यू ही तो हमें पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस अपना 12, तो ये हो गया 12, यहाँ भी रख देते। तो 53 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से प्लस 132 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। तो 12 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36, 3 बचा, 12 5 60 और 63 प्लस 132 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। 12 का मल्टीप्लाई अंदर इसलिए नहीं कर रहा है, अभी नीचे आ जाएगा। 6 और 2 8 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 768 आ गया। अब अपॉन में ये 12 आ गया इधर से, तो इक्वल टू n माइनस 1। अब 12 से कर दो इसमें डिवाइड, कितने बार जाएगा 12 6 72, 4 बचा 1248, 64 n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 प्लस 1, मतलब 65th टर्म, 65th टर्म होगा। जो 54th टर्म से भी 132 ज़्यादा होगा वो कौन सा टर्म होगा, 65th टर्म। हमने क्या किया, ये इक्वेशन तो समझ आएगी होगी, बस 54 को 53 लिख दिया, इधर भी फॉर्मूला रख दिया, ए से कट गया, और पूरा सॉल्व करने के बाद हमें n की वैल्यू मिल गई। ये समझ में आ गया ना, n की वैल्यू यानी पता चल गया कि 65th टर्म होगा जो इससे ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं अलग अलग कोई सी भी दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनके 100th टर्म का डिफरेंस दिया, मतलब एक एपी है उसके 100वें नंबर का जो भी टर्म होगा, दूसरी एपी उसका भी 100वें नंबर का टर्म होगा, उनका डिफरेंस कितना दिया है, उनका डिफरेंस दिया है 100, उनका डिफरेंस दिया है 100। अब पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। करते हैं, थोड़ा ये अच्छी करने लायक है। सेम कॉमन डिफरेंस है दो एपी, तो एपी तुम कुछ भी मान लो, जैसे मान लो A1 A2 A3, ये एपी चली जा रही है, इसका कॉमन डिफरेंस है D। एक दूसरी एपी मान लो, इसमें कैपिटल मान लो A1 A2 A3, ये चली जा रही है, इसका कॉमन डिफरेंस भी D है। D एक जैसा मानना भैया, क्योंकि ऐसा लिखा है कि सेम है कॉमन डिफरेंस दोनों का। अब इसका देखना 100 टर्म का डिफरेंस पूछा है, तो इसका 100 टर्म क्या होगा, A100 होगा, इसका 100 टर्म A100 होगा। अब देखना इसका 100 टर्म का फॉर्मूला लगाएं, A100 क्या होगा, A100 होगा इसका A प्लस 99D, ए लिख दो या A1 लिख दो, बात वही है। और इसके 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस, इसका फर्स्ट टर्म ये है ना A1 प्लस 99D, डी तो दोनों का एक जैसा है। अब दोनों का डिफरेंस करना है, दोनों का डिफरेंस यानी तुम A100 में से A100 माइनस कर दो, इसका 100वां टर्म और इसका 100वां टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 100 दिया, यही तो दिया क्वेश्चन में कि दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस 100 दिया। तो पहली एपी का 100 टर्म, दूसरी एपी का 100 टर्म, दोनों का डिफरेंस 100 दिया। अब वैल्यू रख दो, A100 की वैल्यू क्या है, A प्लस A1 प्लस 99D, माइनस कर दो, ब्रैकेट लगा देना, A1 प्लस 99D इक्वल टू 100। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, A1 प्लस 99D क्या हो जाएगा, माइनस A1 माइनस ही 99D, ये हो जाएगा, देखो साइन चेंज होंगी ब्रैकेट के, इक्वल टू 100। अब ये 99D से 99D कट गया तो क्या बचा, A1 माइनस A1,
यही बचा। मतलब पहली एपी का फर्स्ट टर्म और दूसरी एपी के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ये आ गया 100। ये अपने काम में आएगा आगे चल के, मतलब क्वेश्चन में अभी आगे कर रहे हैं तो काम में आएगा। अब हमसे 1000वें टर्म का डिफरेंस पूछा है, मतलब पहली एपी का 1000वां टर्म कौन सा होगा, ए 1000, माइनस दूसरी एपी का 1000वां टर्म कौन सा होगा, ए 1000। इनका डिफरेंस पूछा तो ये क्या होगा, ए प्लस 999 डी माइनस इसका क्या होगा, ए प्लस या ए वन प्लस, बात वही है, ए वन प्लस 999 डी। डी तो एक जैसा है ना, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस, ए वन प्लस 999 डी माइनस साइन चेंज होगा तो ए वन माइनस 999 डी। ये डी फिर से कट गया तो क्या बचा, ए वन माइनस ए वन, और इसकी वैल्यू तो अपने को पहले से ही पता है, जो मैंने कहा था काम में आएगी, तो इसकी वैल्यू 100 है, तो बस 100 ही आंसर हो गया। तो 1000वें टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा, 100 होगा। एक बात ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन अगर एमसीक्यू या कहीं ऐसा आया कि फटाफट से करना पड़ा, तो तुम ध्यान दो कि हर एक टर्म का डिफरेंस 100 ही आएगा। जो एक टर्म का है वही सबका आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा। डी तो हर बार ही कट जाएगा ना। अगर तुमसे मान लो 50वां टर्म भी पूछा होता तो इसमें भी 49 डी आ जाता, इसमें भी डी आता, तो वो तो कट जाता ना, तो ये तो हमेशा ही कट जाएगा ना। तो डी कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, ए वन माइनस ए वन बचेगा, जो कि हर बार 100 है। तो बार बार इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर एक बार इस तरह का क्वेश्चन तुमने किया होगा तो तुम हर बार कर लोगे। अगर कोई पूछे 500वें टर्म का डिफरेंस तो वो भी 100, 5वें टर्म का डिफरेंस तो वो भी 100, जो भी पूछा जाएगा 100 ही होगा। एक बार बस करना है, पहले वाला करना है, उसके बाद वही होगा। खुद सोच के देख लो भैया, कोई एपी मन से सोच लो तुम। एक जैसे ये एपी है 10, 15, 20, 25, इसमें कितने का डिफरेंस है, 5-5 का डिफरेंस है। एक और एपी तुम सोच लो मन से कुछ और, 90, 95, इसके बाद 100, ये चली जा रही है। इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें भी 5-5 का डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है ना, इस एपी का भी कॉमन डिफरेंस 5 है और इसका भी। अब इनके पहले टर्म का डिफरेंस कितना है, 90 में से 10 गया, पहले टर्म का डिफरेंस है 80। दूसरे टर्म का डिफरेंस कितना है, देखो दूसरे टर्म का डिफरेंस भी 80, तीसरे टर्म का भी 80, 14, सबका 80 आएगा। भैया 80 इसलिए आएगा कि जो पहले टर्म का डिफरेंस आ गया वो डिफरेंस हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये 5 कदम आगे बढ़ गया, ये भी तो 5 कदम आगे बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो डिफरेंस में कोई अंतर नहीं आया। इसलिए जो पहले टर्म का डिफरेंस है ए वन माइनस ए वन, वही हमेशा रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे बढ़िया याद रखना, अच्छे से कर लेना। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़िया क्वेश्चन है, इसे करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। इसमें पूछा है कि 7 से कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे। 3 डिजिट नंबर की पहले तो ये बताओ शुरुआत कहाँ से होती, तो 3 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है 100 से, और लास्ट में कहाँ तक जाता है 999। तो हमें तो इनमें से वे बताने हैं जो 7 से डिविजिबल हों। तो 7 से 100 डिविजिबल है क्या, नहीं है। 100 इसे देख लो, 100 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, तो 2 बचा। तो ये 2 बचा है, तो इसमें क्या है, ये जो 2 बचा है तो ये कितने की कमी और रह गई देखो। तो अगर इसके पास जैसे ये 102 होता तब भी देखो इसके पास कमी रह जाती, 7 1 जा 7, कितना बचा, 7 4 जा 28, कितने की कमी रह जाती, तब भी कितने की कमी रह जाती, 4 की कमी रह जाती, तब भी 4 की कमी रह जाती। तो ये कब जाके पूरा हो पाएगा, तो देखो अगर आप इसे कर देंगे 105, ये आता कैसे देखना, ऐसे ये 2 रह गया, हमें और चाहिए कि इसमें कुछ और होता, 100, कम तो कर नहीं सकते। तो 100 को कम कर दोगे ना, 98 बना दोगे तो वो 3 डिजिट नहीं रहेगा, हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो इसके पास 5 और होता है जैसे, तो ये 7 बन जाता, तो 7 1 जा 7 डिवाइड हो जाता, तो 5 की कमी है। तो 105 देखना एक ऐसा नंबर है, 7 1 जा 7, 8 9 10, 7 5 जा 35। देखो 105 एक पहला ऐसा नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होता है, जो कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 105 वो पहला नंबर है। तुम डिवाइड कर करके भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 100 को डिवाइड किया 7 से, नहीं आया, फिर 101 1 ऐसे थोड़ा आगे से डिवाइड करके देख सकते। तो पहला नंबर तुम्हें क्या मिलेगा, 105। पहला नंबर 105 है 3 डिजिट का, जो कि 7 से डिवाइड होता है, ये पता है। इसके बाद अगला क्या होगा, फिर 7 जोड़ दो इसमें, तो कितना होगा 112, फिर 7 जोड़ के ये बनते जाएंगे, फिर ये सारे 7 की टेबल चलने लगेगी। फिर तो लास्ट में 999 पे थोड़ी नज़र रखें, क्या ये 7 से डिवाइड होता है। 7 1 जा 7, कितना बचा 2। इसके बाद देखा 7 4 जा
28, कितना बचा 1, 7 2 जा 14, कितना बचा 5, लास्ट में ये 5 रह गया, तो 999 में से ये 5 माइनस कर दो, तो 9 में से 5 गया 4, तो 994। देखो इसे तुम अगर डिवाइड करके देखोगे 7 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट नंबर क्या है अपना 994। ये 994 वो लास्ट नंबर है जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये एपी बन गई, देखो भैया इसे ध्यान से देखना, ये एपी बन गई। 105 से स्टार्ट हुआ, फिर 112, फिर ऐसे 7 के गैप से लास्ट में। तो हमसे पूछा ये कितने हैं, हाउ मेनी नंबर्स, ये पहला है, ये दूसरा है, ऐसे ये कितने नंबर का, तो जितने नंबर का ये लास्ट वाला होगा ना, जो इसकी नंबरिंग होगी टोटल उतनी होंगी, तो एन की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो अपनी एपी बन गई, फर्स्ट टर्म है 105, कॉमन डिफरेंस हमें पता है 7 का है सब में, ए एन यानी लास्ट टर्म कह दो या ए एन कह दो, ये है 994, और एन की वैल्यू हमें बतानी है कि टोटल टर्म कितने हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 994, फर्स्ट टर्म कितना है 105 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू अपने को पता है 7, तो पहले इसे माइनस कर दो, 994 में से 105 माइनस हो जाएगा, 7 अपॉन में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा एन माइनस 1, तो ये 4 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, 9 में से गया 8, 889 आ जाएगा, 889 अपॉन में 7। अब इक्वल टू एन माइनस 1, तो 7 से इसमें डिवाइड किया, 7 1 जा 7, फिर ये हो गया 7 2 जा 14, फिर कितना बचा 4, 7 7 जा 49, तो n की वैल्यू क्या आ गई 100, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 128, तो टोटल 128 टर्म्स या 128 नंबर होंगे, ऐसे 128 नंबर होंगे जो 3 डिजिट के हैं और 7 से डिविजिबल है, तो ऐसे 128 इतने टर्म्स होंगे, इतने नंबर्स होंगे। बात समझ में आ गई, एपी से किया जाए। इस तरह के और भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि 7 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, तो क्या करना 100 से आगे देखना पहले नंबर का कौन सा है जो डिवाइड हो रहा है, जैसे इसमें 105, फिर उतने के गैप पे करते जाना, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचे वो माइनस करके 999 में से निकालना, तो ये हो गया अपना लास्ट टर्म। तो ऐसे टोटल ये टर्म कितने, एन की वैल्यू हमें बतानी थी, तो हमने इसे कर लिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि 4 के कितने मल्टीपल यानी पहाड़े हैं, वही टेबल है, 4 की टेबल 4 1 जा 4 से लेकर 10 और 250 के बीच में कितने पड़ेंगे। तो 10 और 250 के बीच में देखना, 10 के बाद 11 और 12 पड़ेगा, देखो 12 होता है ना 4 से डिवाइड, तो 12 हो गया पहला, फिर 12 के बाद क्या होगा 4 से डिवाइड 16 होगा, इसके बाद 20 होगा, ये आगे चल के होता जाएगा। और 250 देखो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो अपन देखते हैं करके, 4 6 जा 24, 1 बचा, 4 2 जा 8, कितने की कमी है, 2 रिमाइंडर रह रहा है, तो 2 माइनस कर दो इसमें से, तो 250 में से 2 माइनस करोगे 248 आ जाएगा। तो 248 वो लास्ट नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा। तो ये बन गई एपी 4 4 का। देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 12, कॉमन डिफरेंस कितने का 4 4 का, ए एन यानी लास्ट टर्म है 248, एन की वैल्यू बतानी कि टोटल कितना, बिल्कुल जैसा पहले किया था वही वाले क्वेश्चन से करना, जो एन की वैल्यू आएगा उतने ही मल्टीपल होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगला बढ़िया क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू के लिए इनके nth टर्म, इस एपी का nth टर्म और इस एपी का nth टर्म इक्वल होगा। एन की कौन सी वैल्यू के लिए इस एपी का nth टर्म और इस एपी का nth टर्म इक्वल होगा। तो इस एपी का nth टर्म, तो पहले nth टर्म निकाल लें और दोनों को इक्वल रख दें, बस यही बात है कि नहीं। इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल करना है, तो एन की, तो सबसे पहले जो जो दिया वो लिख लो। फर्स्ट टर्म दिया है 63, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 2 है, देखो 65 में 63 का 2 आया। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म कितना है इसका 3, इसको कैपिटल मान लो अलग दिखाने को, बाकी ताकि इससे अलग देखें। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 10 में से 3 या 7, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है। nth टर्म दोनों का निकालना है, nth टर्म यानी दोनों में स्मॉल ही n लेना है, n कैपिटल नहीं ले लेना, क्योंकि दोनों ही का nth टर्म है ना। तो इसका nth टर्म क्या होगा an, और इसका nth टर्म an, दोनों को इक्वल रखना है। इसका nth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इसकी 2। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू इसकी डी की वैल्यू है 7। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं,
63 प्लस 2 को अंदर भेजें 2n माइनस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 7 को अंदर भेजें 7n माइनस 7 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद 63 में से 2 गया तो कितना बचा, 61 बचा प्लस 2n, इधर 7n है और 3 में से 7 गया तो माइनस का 4। अब देखना 61 है, 4 को उधर ले गए तो 4 प्लस का हो गया, 7n इधर है, 2n यहाँ ले आओ तो माइनस का हो गया, ये हो गया 65 और 7n में से 2n गया 5n, 5 जाएगा अपॉन में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 65/5, तो कितनी बार जाएगा 13, तो n की वैल्यू हो गई 13, मतलब 13th टर्म। या पूछा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू पूछी है बस, तो n की वैल्यू 13 हो गई। तो 13वां टर्म जो है ना 13 के लिए इस AP का और इस AP की वैल्यू n की 13 वैल्यू के लिए इसका AP और इस AP का टर्म इक्वल होगा, ठीक है, इसका 13वां टर्म और इसका 13वां टर्म एक जैसा होगा। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द AP बतानी है जिसका थर्ड टर्म 16 है और 7th टर्म ज़्यादा है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। बस इक्वेशन टाइप बनानी ज़्यादा, इसमें ऐसा क्वेश्चन पढ़ के घबराया नहीं करे। थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म 16 है यानी A3 कितना है 16, बढ़िया, ये काम में आएगा। अब 7th टर्म ज़्यादा है एक्सीड किससे, 5th टर्म से, कितना ज़्यादा 12, पहले दोनों लिख लो, A7 और A5 लिख लिए, ये 7th टर्म और ये 5th टर्म, ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा है 7th टर्म, कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो इसमें कम वाले में 12 जोड़ दो तो इक्वल होगा कि नहीं, बात समझ आई। 7th टर्म ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा है, तो 5th टर्म में भी 12 और जोड़ दें तो बराबर हो जाएंगे दोनों टर्म, बस यही हमने बना दिया। अब बस सॉल्व करना, A3 यानी A प्लस 2D कितना दिया है 16, बस इतना ही छोड़ दो। A7 यानी A प्लस 6D, A5 यानी A प्लस 4D, प्लस में जो 12 लिखा उसे भी लिख दो, ए से ये हो गया कैंसिल, तो 6D में से 4D गया तो कितना आया 12, 6D में से 4D गया तो क्या आया 2D इक्वल टू 12, D नीचे भेजोगे 2 6 जा 12, तो D की वैल्यू आ गई 6, D की वैल्यू 6 इधर रख दो, 2D की वैल्यू 6 रखी इक्वल टू 16, A प्लस 6 2 या 12, 16 में से 12 गया तो A की वैल्यू 4 आ गई, A की वैल्यू आ गई, D आ गया, क्या बताना है AP बताना, AP बताना मतलब शुरुआत के 3-4 टर्म लिख दो फिर डैश डैश लगा दो, पहला टर्म क्या है 4, फिर 6 जोड़ते जाओ, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, बस ये ऐसे ये बन गई AP बतानी थी। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन अगला क्वेश्चन है, इस तरह का इंपॉर्टेंट है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। AP का 20वां टर्म बताना, लेकिन शुरुआत से नहीं लास्ट से, पीछे से 20वां टर्म, पहला दूसरा ऐसे करके AP का पीछे से, ये रिवर्स वाला आधा है, इसमें कुछ नहीं है। देखो तुम एक चीज समझो, अगर एक AP लिखी है 10 20 30, अब इसे AP को तुम रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगी 30 20 10 हो जाएगी। रिवर्स होने से क्या बदल गया, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म बन गया, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन गया, वो तो हो ही गया, लेकिन कॉमन डिफरेंस में क्या चेंज आया, देखो केवल साइन का चेंज आया, इसमें 10 10 बढ़ रहा था, इसमें 10 10 घटने लगा, तो इसमें कॉमन डिफरेंस +10 था, इसमें कॉमन डिफरेंस -10 हो गया, बस कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाता है। तो अपन देखो इसमें क्या करें, AP को ही रिवर्स कर दो, अपन करेंगे रिवर्सिंग द AP, पीछे से 20वां टर्म निकालना है ना, तो रिवर्स कर दो, तो पहला टर्म 253, ऐसे करके लास्ट में 13 8 और 3 पे AP खत्म हो जाएगी, देखो उल्टे में वही पूरी AP। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 253, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, पहले कितना था कॉमन डिफरेंस, पहले 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, पहले 5 था कॉमन डिफरेंस, तो अब -5 होगा, वैसे भी क्लियर दिख रहा, 8 में से 13 गया -5, 3 में से 8 गया -5, तो कॉमन डिफरेंस -5 हो गया। अब हमसे क्या पूछा, 20वां टर्म पूछा, तो ये 20 बता दो, लास्ट से पीछे से 20वां पूछा था, इसलिए हमने AP को ही पलट दिया, ऐसे में AP बता दी तो वो बता देगा 20वां टर्म। 20वां टर्म क्या हो गया, A प्लस 19D होगा, तो सीधी बात A की वैल्यू 253 प्लस 19 और D की वैल्यू अब -5 हो गई, तो हमें पीछे से, बस जब भी पीछे से टर्म पूछा हो AP को रिवर्स कर दिया करें, तो 253 माइनस 19 5 जा 95, तो इसे माइनस कर दो, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 9 गया 5 और ये 158 आएगा, ठीक है, तो 158 ये अपना हो गया आंसर। तो ये वो टर्म है जो इस AP का पीछे से 20th नंबर का टर्म है।
आगे करते हैं, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 दिया। फोर्थ और एट्थ टर्म का सम मतलब फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म, इनका सम कितना दिया है? 24 दिया है। और सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, और छठवें और टेंथ नंबर के टर्म का जो सम दिया है वो 44 यानी 44 दिया है। एपी के फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 दिया है और सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम 44 दिया है। तो शुरू के 3 टर्म एपी के बताने हैं, शुरू के 3 टर्म यानी A1, A2 और A3, ये बताने हैं शुरुआत के 3 टर्म। वो तो बता देंगे, बस ये सब पता चल जाए। इनसे इक्वेशन बनेगी A4 यानी क्या हो जाएगा? A+3D, A8 यानी A+7D। अब इसे मैं पूरा नहीं करूँगा, A और A हो जाएगा 2A, 7 और 3 हो गया 10D, 10D 24। अब देखो सम में 2 से डिवाइड जा रहा, तो सम में 2 से डिवाइड कर दो तो A+5D = 12। ये बन गई एक इक्वेशन। दूसरी बनाए A6 यानी A+5D, A10 यानी A+9D = 44। इन्हें जोड़ें, A और A हो गया 2A, 5 9 और 5 14D = 44। 2 से कर दिया डिवाइड तो A+7D = 22। एक इक्वेशन ये बन गई, एक बन गई। बस एलिमिनेशन से सॉल्व करना, ए और डी निकल आएंगे तो शुरुआत के 3 टर्म बताना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला हो गया, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने एक काम स्टार्ट किया 1995 में, एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000, 5000 की एनुअल सैलरी पर। तो 1995 में 5000 की एनुअल सैलरी मिली, 5000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल इन्हें 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। इंक्रीमेंट यानी बढ़ोतरी, हर साल 200 बढ़ गए, मतलब अगले साल इन्हें 5200 मिले और अगले साल 5400 मिले, हर बार 200 बढ़ते गए। तो इससे पूछा कौन सी ईयर में इनकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी, कौन सी ईयर में इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। मतलब ये बता दें हम कौन से नंबर का टर्म है, एन की वैल्यू बतानी, एनथ टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म अपने को पता है 5000 है, कॉमन डिफरेंस भी अपने को पता है, हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं तो डी हो गया। एन की वैल्यू हमें बतानी, ए एन पता है लास्ट टर्म यानी ए एन कितना दिया है? 7000। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 इंटू डी। A+n-1 इंटू डी ये दिया है कितना? 7000। तो फर्स्ट टर्म ए कितना है? 5000 प्लस n-1 और डी की वैल्यू कितनी दी है? 200 = 7000। तो 5000 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 7000 से माइनस हो जाएगा 5000 और 200 अपॉन में आ जाएगा। एक साथ ही कर देना, ये 5000 माइनस में चला गया और ये अपॉन में आ गया। तो n-1 क्या हो जाएगा? 7 में से 5 गया 2000 अपॉन 200। ये 0 कट गए तो कितना आया? 10। तो n की वैल्यू हो गई 10 + 1, 10 + 1 मतलब 11। तो 11th ईयर, 11 साल बाद, जैसे जैसे 1995 में अगले 1 साल बाद सेकेंड टर्म में इसकी सैलरी 5000, इनकी सैलरी कितनी हो रही? 5200। इसके बाद थर्ड टर्म में इतनी हो रही है। तो 11th ईयर यानी 11th ईयर में जो है वो इनकी सैलरी हो जाएगी कितनी? तो अपन 11 इसमें जोड़ दो, 5 और 1 6, 9 और 1 10, तो 2006। तो 2006 वो ईयर है जिसमें इन्हें 7000 सैलरी मिल जाएगी। 2006 में 7000 सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। 1995 में इतनी मिलती थी, फिर अगले बार में इतनी मिली, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसे ऐसे बढ़ती गई ना, तो ये इन्हें इतनी सैलरी मिल जाएगी। उम्मीद करते समझ आ रहा है। अगला है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। रामकली है वो फर्स्ट वीक में अपने 5 रुपये बचाती है, फर्स्ट वीक में 5 रुपये बचाती है और उसके बाद वीकली सेविंग उसकी 1.75 ये हर बार बढ़ती जाती है। हर बार वीकली फर्स्ट वीक में 5 रुपये बचाए, फिर हर बार 1.75 1.75 ये उसकी सेविंग बढ़ती गई। तो इफ इन द nth वीक यानी कोई सा n नंबर का वीक है, उसकी वीकली सेविंग ये हो गई 20.75। तो n की वैल्यू बतानी है, देखना। तो पहला टर्म क्या हो गया? 5, फिर हो गया, फिर 1.75 वो हर बार जुड़ता जा रहा है तो ये हो जाएगा 6.75। ऐसे जुड़ते जुड़ते लास्ट में 20.75 कौन से नंबर का टर्म होगा? तो फर्स्ट टर्म हमें क्लियर दिख रहा है 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1.75 है,
लास्ट टर्म यानी ए एन कितना है 20.75, बस एन की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये देखो ए एन दिया है 20.75, तो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितना दिया है 20.75। फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, प्लस एन की वैल्यू हमें बतानी है, कॉमन डिफरेंस है 1.75 इक्वल टू 20.75। 5 पहले माइनस में जाएगा, 20.75 के माइनस में 5 जाएगा, फिर अपॉन में 1.75 आएगा। तो n माइनस वन इसमें से 5 गया तो 15.75 अपॉन में 1.75। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। इसके बाद कैंसिल होने के बाद ये 25 से अपन काट सकते हैं, 25 7 जा, ये होता है 7 जा, और ये 25 6 जा, 3 जा, 7 9 जा, तो n माइनस वन इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू हो गई 9 प्लस 1 यानी 10। तो n की वैल्यू हो गई 10। ये 10 यही बताना था कि 10th वीक में उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी। अब ये इस टाइप के, जिस टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो 2 पार्ट में इसको बना रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम nth टर्म वाली सीखे, अब सम ऑफ एपी सीखेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम बताएंगे कि एपी का सम कैसे किया जाता है, सम ऑफ एपी। उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन, ये मान लो कि ये चैप्टर भी आधा पढ़ा है अपन ने, इसका सेकंड हाफ अपन अगले में देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन चेक करना है 301 इसका टर्म है या नहीं। ये अब इस तरह का तो अपन कर चुके हैं, चेक करना है इसका टर्म है या नहीं। अगर ये इसका टर्म होगा तो एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी। तो देखना 301 ये क्या हो गया, ए एन मान लो इसको, फर्स्ट टर्म हो गया ए 5, कॉमन डिफरेंस है 11 में से 5 गया 6। बस इसके बाद ये ए एन का फॉर्मूला लगाना, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 301 है, फर्स्ट टर्म ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी हो गया 6। तो 301 में से 5 माइनस कर दो, 6 अपॉन में भेज दो एन माइनस वन। तो ये 301 में से 5 जाएगा तो 296 आएगा अपॉन 6 इक्वल टू एन माइनस वन। और ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, हाँ ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, देखो 6 4 जा, नहीं हो रहा है ये इससे डिवाइड। जब ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर ये क्या क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो हम लिख देंगे द वैल्यू ऑफ एन शुड बी इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में होना चाहिए एन की वैल्यू, इसलिए 301 इसका टर्म नहीं होगा। एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर ना आए तो हम कहते हैं कि ये इसका टर्म नहीं हो सकता। तो ये हमने अभी तक इस लेक्चर में पढ़े हैं कि हम जो nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस ये फॉर्मूले का बोलबाला चला है। अब अगले इसके सेकंड हाफ में, इसका जो सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं, उसमें सम देखेंगे, और बहुत अच्छे से बिल्कुल भी मिस मत करना। ये लगभग अभी केवल आधा ही चैप्टर हुआ, अभी आधा चैप्टर शेष है। तो फिर मिलते हैं इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।